हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू ब्रदर्स क्लासेस। एडू ब्रदर्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सो आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेस्ड होगा पॉलिनोमियल्स पे। एंड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे, क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स के, कि सर कुछ हमारे लिए भी वीडियोस आप बनाइए। तो मैंने सोचा कि चलो उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। सो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो किस पे बेस्ड होगा? पॉलिनोमियल्स पे। याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो वीडियो है ये क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। स्पेशली क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। बट इस वीडियो को देखने से क्लास 9 के जो स्टूडेंट होंगे उनका 50% क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स बारे में जानते हैं, क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास बिना टाइम बर्बाद किए हुए। क्या होता है फ्रेंड्स पॉलिनोमियल? जरा सा पॉलिनोमियल जानने से पहले एक दो टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि कुछ कुछ चीजों के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में। जैसे फ्रेंड्स कि कांस्टेंट किसको कहा जाता है, वेरिएबल्स किसको कहा जाता है। होप सो कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बेसिक चीज है पता होगा, और जिन्हें नहीं पता होगा वो जरूर देखिए, और जिन्हें पता है वो भी देखिए। हो सकता है कि आप लोग कुछ इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं पता होंगी जो आप लोग को जाननी चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है फ्रेंड्स? कि एक कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होता है? जिसके वैल्यूज फिक्स हों, जिसके वैल्यूज फिक्स हों, जिसके वैल्यूज फिक्स्ड हों, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। और जिनके वेरिएबल किसको कहते हैं? जिनके वैल्यू फिक्स ना हो, दैट इज अनफिक्स्ड वैल्यू। अनफिक्स्ड वैल्यू विच डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चंस, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। जिसके वैल्यूज किस पे डिपेंड करेंगे? किस टाइप का हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है और उसको सॉल्व करने से क्या मिलता है। जैसे जैसे समझिएगा कि फिक्स वैल्यू का मतलब क्या होगा? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम लोग चेंज खुद से ना कर सके। ऐसे वैल्यू जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वैसे वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स वैल्यू। और ऐसे वैल्यू जिसका पहले से ही वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, हम लोग उसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं, बट इसका वैल्यू क्या होता है? कुछ हम लोग अपने मन से इसको असाइन भी नहीं कर सकते। तो ऐसे वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल। जनरली जो वेरिएबल्स होता है जिसको हम लोग किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड थ्रू अल्फाबेट्स। किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट्स। जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये चीज पता होगा। जो क्लास 9 के स्टूडेंट है वो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग वेरिएबल्स को हमेशा क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट से। वहीं कांस्टेंट को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स से। रिप्रेजेंटेड थ्रू नंबर्स, रिप्रेजेंटेड थ्रू नंबर्स। इसको हम लोग मतलब क्या है इसका? कि अगर कोई नंबर है हमारे पास में, सपोज कीजिए 2, 4, 7 एक्सेट्रा 1001, 2496 डॉट 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 एक्सेट्रा, तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे हमारे पास में? कांस्टेंट। इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? कांस्टेंट। लेकिन अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन है, अगर x है, y है, m है, n है, ये सब कोई अल्फाबेट्स है, कोई भी अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z, तो ये सारे अल्फाबेट्स को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? वेरिएबल्स। ये सारे अल्फाबेट्स को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? वेरिएबल। ऐसे भी कह सकते हैं कि वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, और कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? नंबर्स। किस चीज का यूज करते हैं? नंबर्स का। अब एक ये था कांस्टेंट और वेरिएबल्स, दो तीन डिफरेंसेस थे, इसको आप लोग को हमेशा याद रखना है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज कांस्टेंट जिसके वैल्यूज फिक्स हो, वेरिएबल जिसके वैल्यू फिक्स ना हो। किस पे डिपेंड करेगा वो वैल्यूज? क्वेश्चन पे। ओके, एंड हम लोग जो कांस्टेंट है उसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स के थ्रू। वेरिएबल को किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट्स के थ्रू। कांस्टेंट किसको कहते हैं? कोई भी नंबर, जैसे 2, 4, 7, 1000, कोई भी नंबर, 5046, 9000, एनीथिंग, जो भी आपके मन में आप जो भी नंबर असाइन कर सकते हो, आइदर वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कोई भी नंबर हो। ठीक है, इंटीजर्स हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, कोई भी नंबर हो, बशर्ते वो नंबर अगर है
तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर नंबर नहीं है हमारे पास में, एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, कुछ और भी चीज है, तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म की ओर मूव करते हैं हम लोग। जो हमारा थर्ड है वो टर्म, कि टर्म किसको करते हैं। तो टर्म के बारे में छोटा सा, बस थोड़ा सा चीज हमें समझना है कि कलेक्शन और हम इसको कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। मतलब क्या है कि जहां पे हमारे पास में कांस्टेंट ये वाला पार्ट, वेरिएबल ये वाला पार्ट, दोनों जब मिल जाता है, ध्यान समझिएगा, दोनों जब मिल जाता है तो क्या फॉर्म होता है, एक टर्म। क्या फॉर्म होता है, एक टर्म, वन टर्म। अभी तक हम लोग किस पे डिस्कस करें, एक टर्म फॉर्म होगा। जैसे कि कहीं पे अगर हमारे पास में x है और इसके साथ में 2 है, तो 2x क्या फॉर्म हो गया, ये 2x, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वन टर्म, एक टर्म है। इसमें हम लोग दो टर्म नहीं हो सकते। याद रखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज कि एक टर्म, सिंगल टर्म के बीच में, सिंगल टर्म के बीच में किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का या डिवाइड का। मतलब कि अगर टर्म को आइडेंटिफाई करना है कि वो एक टर्म है या दो टर्म है, एक टर्म है या दो टर्म है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, अगर एक टर्म होगा तो उस कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में या तो मल्टीप्लाई का साइन होगा और डिवाइड का होगा। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन रहता है किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में, तो उसको हम लोग कहते हैं एक टर्म है। लेकिन अगर ऐड का या सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाता है, ऐड का और सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाता है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं कि वो टर्म फिर बढ़ते चला जाएगा। मतलब दो टर्म हो जाएगा, तीन टर्म हो जाएगा, चार टर्म हो जाएगा, इसमें क्या होगा, टर्म्स जो होगा हमारा वो बढ़ते चला जाएगा। फिर से समझिएगा कि अगर एक टर्म है, सॉरी कहीं पे अगर कांस्टेंट है और वेरिएबल है, उसके बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन है, तो हम लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं, सिंगल टर्म। और कहीं पे ऐड या सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में, तो हम लोग उसको क्या साइन करते हैं कि वो फिर एक से ज्यादा टर्म्स हो जाएंगे। जैसे समझिएगा कहीं पे 2 + x है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक x लगाते हैं, यहाँ पे x²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ 2x है और यहाँ x² है, इसके बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो हम अभी बता रहे थे कि अगर प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तो वो दो टर्म में क्लासिफाई हो जाता है। दैट इज पहला टर्म हो जाएगा 2x और दूसरा टर्म हो जाएगा x²। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में एक प्लस का साइन है। लाइकली आप एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास है 3x - 5x³, इसके बीच में, अच्छा और एक टर्म मैं ले लेता हूं इसमें, +7x²। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो प्लस माइनस का साइन है। एक ट्रिक समझिएगा, अगर एक प्लस का साइन था या एक माइनस का साइन रहता है तो दो टर्म बनता है। मतलब क्या, जितना साइन होगा उससे एक ज्यादा टर्म्स बनेगा हमारे पास में। यहाँ पे दो साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पे 3 टर्म्स बन रहे हैं, 1 2 3। मैंने अभी बताया दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर कॉल्ड टर्म। एंड एक टर्म जहां होता है वहां पे मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होता है, जहां ऐड और सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाता है वहां पे हो जाता है मोर देन वन टर्म्स, मोर देन वन टर्म्स। जैसे यहाँ पे एक माइनस आ गया हमारे इन दोनों के बीच में, तो ये एक टर्म बन गया, ये दूसरा टर्म हो गया। यहाँ पे प्लस का साइन आ गया इन दोनों के बीच में, तो ये भी एक टर्म बन गया। तो टोटल कितने टर्म मिले, 1 2 3। टोटल हमारे पास में 3 टर्म है इस केस में, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो और यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 और x के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप है। 5 और x3 के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप है। 7 और x² के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप है। तो जहां मल्टीप्लाई और डिवाइड का रिलेशनशिप होगा उसको एक टर्म बोलेंगे,
और जहां प्लस माइनस का रिलेशनशिप होगा उसको हम लोग दूसरा टर्म, दो टर्म बोलेंगे। मतलब जितने प्लस माइनस के साइन आते जाएंगे हमारे उतने सारे टर्म्स अलग अलग बनते चले जाएंगे। यहां तक आप सबको समझ में आया होगा। आप लोग इसे लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और आगे हम लोग मूव करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज समझिएगा जरा सा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लग रहा होगा कि अभी तो सर ने बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल को हम लोग टर्म क्लासिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कांस्टेंट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो बस लिखा हुआ है दैट 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि जहां पे कोई कांस्टेंट हमें ना दिखे वहां पे कौन सा कांस्टेंट रहता है, 1। और जहां पे कोई वेरिएबल ना दिखे, सपोज कि मेरे पास क्या है, 2x प्लस 9 है और 2x माइनस 9 है, मीन्स यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, बस उसका पावर क्या होना चाहिए, 0। दो इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें याद रखनी है। पहला कि अगर कहीं पे किसी टर्म में हमारे पास में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है तो वहां पे कौन सा कांस्टेंट वैल्यू होगा, 1 का। और कहीं पे अगर वेरिएबल नहीं दिख रहा है तो वहां पे कौन सा वेरिएबल होगा, x टू द पावर 0। वहां पे कौन सा वेरिएबल होगा, x टू द पावर 0। आप लोग लिख लीजिएगा इसे। मैं आगे मूव कर रहा हूं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब एक छोटी सी चीज हम लोग ध्यान देंगे कि जिसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 8 में ही पढ़े हैं, 9 में ही पढ़े हैं, दैट इज डिग्री। क्या होता है डिग्री? डिग्री क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। डिग्री के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, एक बार बोर्ड में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर of an expression, highest power of an expression और polynomial। हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री। पावर तो हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं कि वेरिएबल के ऊपर में जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है, वेरिएबल के ऊपर में जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है, जैसे x टू द पावर 3, हम लोग क्या करते हैं 3, और क्या करते हैं x स्क्वायर। यहाँ पे यह वेरिएबल है x और इसके पावर में एक कांस्टेंट वैल्यू है 2, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर। यहाँ पे x का वेरिएबल है, इसके ऊपर में कांस्टेंट वैल्यू है 3, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर। तो डिग्री किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर। अगर हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर 2 भी है और पावर 3 भी है, लेकिन याद रखिएगा डिग्री किसको कहेंगे, हाईएस्ट पावर को। तो अगर हम बोले तो इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा, 3। इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा, 3। अगर हमारे पास में है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x टू द पावर 6 माइनस 7, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे डिग्री निकालने के लिए पहले हम लोग को हर टर्म का अलग अलग इंडिविजुअली पावर देखना होगा कि कितना पावर है। तो यहाँ पे पावर कितना है इसका, 3, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 6। और हमें बता रहे थे कि जहां कोई वेरिएबल नहीं रहता है वहां वेरिएबल का पावर क्या, कोई वेरिएबल दे देंगे और उसको हम लोग क्या दे देंगे, पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी वेरिएबल का पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 से इस पे कोई मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना मिल जाएगा हमको, 6। तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, 6। डिग्री भी कितना हो जाएगा, 6। अगर हमारे पास में सपोज कीजिए 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 9x क्यूब, इसका अगर डिग्री का बात करेंगे तो बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि इसका पावर 2 है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। जहां पे कोई पावर नहीं है वहां पे क्या पावर है, 1, और यहाँ पावर क्या है, 3। तो इसका बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इसका डिग्री इक्वल टू 3 होगा, बट आपका ये गलत हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइंड है इसके और इसके बीच में। क्या रिलेशन डिफाइंड है? मल्टीप्लीकेशन का। तो जब तक हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसको नहीं लाएंगे, तब तक डिग्री निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए पहले इसको सॉल्व करना होगा। इससे हो जाएगा 4x³ माइनस प्लस माइनस 9 4 जा 36, x 3 है पावर 2 है, कितना हो जाएगा ऐड होगा तो 5। सबको आई थिंक कि मल्टीप्लीकेशन आते होंगे। यहाँ पे 4x का पावर 3 हो गया, यहाँ 36x का पावर 5 हो गया। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ x का हाईएस्ट पावर क्या है 5। तो ये जो हम पहले जो सोच रहे थे कि 3 डिग्री होगा, ये हमारा थिंकिंग गलत था। तो इसका डिग्री क्या होगा 5 होगा। ध्यान समझिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, डिग्री पे क्वेश्चंस आते हैं। एक दो क्वेश्चंस और देखिएगा इस पे कि अगर हमारे पास में है 4x² अपॉन 1/x माइनस 9x² बाई 4, तो इसका डिग्री क्या होगा? यहाँ पे हम देख सकते हैं पावर नीचे x का वैल्यू एक नीचे भी है और एक x का वैल्यू ऊपर भी है, तो कुछ नहीं सेम है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² यहाँ हो जाएगा इंटू 1/x माइनस इसे इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x² इंटू 9x² बाई 4। 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा और एक x से एक x कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 4x और यहाँ पे क्या बचेगा 9 1 जा 9, x² इंटू x² क्या हो जाएगा x⁴। तो यहाँ पे डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ 4 है और यहाँ पे 1 है पावर, तो डिग्री का वैल्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। होप सो कि आप लोगों को डिग्री क्या होता है उसके बारे में अच्छे समझ में आया होगा। आगे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अगर किसी स्टूडेंट को लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब कोई को समझना बहुत जरूरी है। इस पे ऐसे समझिएगा, डिग्री पे सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस फॉर्म कीजिएगा। अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को क्वेश्चन चाहिए तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उन्हें क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। अब आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स के ऊपर कि ये 2-3 टॉपिक थे जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं। पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं? क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें कोई फर्क नहीं होता है और उन्हें यही लगता है कि वही क्या है पॉलिनोमियल्स है। बट स्टूडेंट्स के फर्क होते हैं, बहुत ज्यादा फर्क होते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक पॉलिनोमियल्स में। मैं पहले आपको पॉलिनोमियल समझाता हूँ, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। जो हमारा क्लास है आज का, याद रखिएगा ये आपका अच्छे से एकदम पॉलिनोमियल्स आपका पूरा कवर अप हो जाएगा, उसके लिए नहीं सोचना। पॉलिनोमियल्स आपका पूरा कवर अप हो जाएगा फ्रॉम बेसिक टू टॉप लेवल, ठीक है। आप पूरे 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं तो याद रखिएगा, उसके लिए बस 3 चीजें आपको याद रखनी है। पॉलिनोमियल्स के लिए आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या है कि जितने भी टर्म होंगे ऑल द टर्म्स शुड कंटेन पॉजिटिव पावर। ऑल द टर्म शुड कंटेन पॉजिटिव पावर। मतलब क्या है इसका कि जितने भी टर्म होंगे सारे के सारे टर्म्स के पावर कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। मतलब कि कोई भी टर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पावर क्या हो? निगेटिव हो। दैट इज कि पावर should always be greater than 0 और equal to 0। मतलब क्या कि किसी टर्म का पावर 0 होना चाहिए। 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बहुत बड़ा हो सकता है, 9x99 भी हो सकता है। बट 0 से अगर छोटा ले लेंगे हम लोग, दैट इज 9x⁻² अगर ले लेते हैं तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग क्या देखते हैं कि ऑल द टर्म्स
should contain, all the terms should contain रियल पावर्स। क्या होने चाहिए? रियल पावर्स होने चाहिए। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि पावर कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि कहीं पे अगर हमारे पास में है 9√x या फिर है 4√x प्लस 3/3 क्यूब रूट एक्स, तो हमने पता है कि हम लोग इस रूट एक्स वाले का वैल्यू क्या देंगे? 9x⁴ यहाँ पे हो जाएगा 4x⁴ प्लस 3x⁴ दोनों अलग अलग है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे x का पावर 1/2 है, मतलब क्या? फ्रैक्शनल फॉर्म में है। और अभी हम बताएं कि पॉलिनोमियल्स के लिए आप लोगों को याद रखना है कि पावर जो होगा वो कभी भी रियल फॉर्म में होगा और कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में पावर नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि रियल पावर होगा और पावर कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा। पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा हमेशा। तो यहाँ पे पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यहाँ भी फ्रैक्शनल फॉर्म में, यहाँ भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसीलिए पावर हमेशा पॉजिटिव फॉर्म, रियल फॉर्म होना चाहिए। दैट इज 9x² प्लस 92x³ प्लस 4x, लाइक दैट। क्लियर है? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थर्ड थिंग याद रखिएगा, तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिनोमियल्स के लिए, कि बेसिकली आपको 10 तक है, आगे जाते तो इसके थोड़े चेंजेस आते हैं। कि दैट इज जो थर्ड केस है ये हमेशा नहीं होता है, किसी किसी कंडीशन में चेंज हो जाता है। ऑल द टर्म should contain, all the term should contains same variable, all the term should contain, all the term should contain same variable। जितने भी टर्म होंगे वो सारे के सारे टर्म्स के पास में सेम वेरिएबल होना चाहिए। अगर आप 9-10 के स्टूडेंट हैं और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स पे, तो आपको ये तीनों चीजें हैं, ये सारे टर्म्स के पॉजिटिव पावर होने चाहिए, शुड कंटेन रियल पावर, एंड ऑल द टर्म्स शुड कंटेन सेम वेरिएबल। ये आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे कि हमारे पास में रहता है 2x² 4x प्लस 3x, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। तो क्लास 10 में अगर आप हैं, सिर्फ 9 और 10 के लिए है, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन अगर आप आगे जाते हैं तो इसमें चेंजेस आते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना। अभी बस याद रखना है कि जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सेम वेरिएबल पे मिलेंगे। तो ये 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि पॉलिनोमियल्स कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो इन तीनों पार्ट पे आप लोगों को एकदम ध्यान देना है। आगे हम लोग मूव करते हैं कि अच्छा, इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा जरूर। कहीं पे अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिखना मत भूलिएगा, मैं ऐसे से लिखवा दे रहा हूँ, आपको किसी भी और अदर नोट्स की जरूरत नहीं होगी। सारे के सारे जो भी आपके नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको लगभग करवा दिए जाएंगे यहाँ पे। आगे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म 3 पार्ट्स, पॉलिनोमियल्स आर classified into 3 parts, that is, सबसे फर्स्ट वन क्या होता है? मोनोमियल। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? मोनोमियल। सेकेंड पार्ट क्या होता है? बाइनोमियल। एंड थर्ड थिंग क्या होता है? ट्राइनोमियल। बहुत सारे स्टूडेंट
जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो पहले भी चीज को जानते होंगे, मुझे पता है, बट मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। पॉलिनोमियल्स दैट इज वन पॉलिनोमियल कंटेन्स वन टर्म, पॉलिनोमियल्स कंटेन वन टर्म। मतलब क्या हुआ इसका कि मोनोमियल में याद रखिएगा एक ही टर्म होगा, और बाइनोमियल्स में क्या होगा, पॉलिनोमियल्स कंटेन टू टर्म, जिसमें दो टर्म हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कंटेन थ्री टर्म्स, कंटेन थ्री टर्म्स। दैट इज कि मेरे पास में है 9x³ प्लस 4x² प्लस 92x टू द पावर 5। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि तीन टर्म्स है, क्या है, तीन टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या हो जाएगा, जैसे एक टर्म कोई होगा 9x² सिर्फ या -9x², तो ये क्या होगा, मोनोमियल। और बाइनोमियल में क्या हो जाएगा, 4x³ प्लस 5x², कुछ इस तरह का। क्या हो सकता है, 9x³ माइनस 82x टू द पावर 4। ये भी क्या हमारा बाइनोमियल है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्राइनोमियल हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं ना, पॉलिनोमियल्स को और आगे फर्दर डिवाइड कर दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब यह नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे था, और अब हम लोग किस चीज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा, डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स है उस 5 पार्ट्स में, जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, याद रखिएगा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना के इक्वल हो, डिग्री इज इक्वल टू 0, मतलब क्या कि हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। दूसरा, कांस्टेंट के बाद क्या आता है, लीनियर। अच्छा, कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट नंबर, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लोग देखते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज, कोई भी वेरिएबल्स उसमें नहीं आने चाहिए, क्योंकि वेरिएबल्स अगर कोई आ जाता है तो उसमें उसका पावर फिर क्या हो जाएगा, 1। अगर कुछ पावर नहीं है तो पावर कितना हो जाएगा, 1। लेकिन हमको पावर 1 हो जाएगा, लेकिन हमको पावर चाहिए कितना, 0। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिर्फ 9 या -82 या 4, 0, 5, 6, कोई भी नंबर, बस नंबर, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, एक आई थिंक 1 या 2 साल पहले ये क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हुआ था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ डिग्री 1, 2, 3 रहेगा तो पॉलिनोमियल्स होगा, बाकी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर डिग्री 0 भी होता है तो हम लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है, जिसका डिग्री 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो कितना हो जाएगा, 1। वो कितना हो जाएगा, 1। एक और चीज कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपका एक ही टर्म होगा, ये चीज भी आप याद रखिएगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक ही टर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक से ज्यादा टर्म्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर एक से ज्यादा टर्म है तो फिर हम लोग उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल टर्म बेसिकली आपको एक ही मिलेगा, तो ये हो गया, एक ही टर्म आपको मिलेगा। लीनियर पॉलिनोमियल में आपको 2 टर्म मिलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल समझिएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा 4x प्लस 9, 4x प्लस 9, दैट इज 4 है, x है, और साथ में क्या हमारे पास में प्लस 9 है। तो यहाँ पे 2 टर्म है, 1 और 2, बहुत जगह पे सिर्फ दे देगा 92x। तो यहाँ पे तो हम बोलेंगे एक ही टर्म है, नहीं, इसके साथ में एक और टर्म हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, 0। क्या ऐड कर सकते हैं, 0। लेकिन अगर इसके साथ में कोई टर्म हम लोग ऐड करते हैं कांस्टेंट वाले के साथ में, सपोज कीजिए 0x, तो ये इससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये जो कांस्टेंट पहले भी था और अभी भी क्या है, कांस्टेंट है, और इस टर्म का कोई हम लोग काउंटिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे
आपके दो टर्म्स पॉसिबल है, 1992x प्लस 0। एक टर्म भी हो सकता है, इसमें एक टर्म भी हो सकता है, मतलब एक टर्म या दो टर्म होगा। तीन टर्म नहीं पॉसिबल है, तीन टर्म पॉसिबल नहीं है। तीन टर्म है तो उसमें दो टर्म तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वाड्रेटिक, ध्यान से समझिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके इस पे चैप्टर्स हैं और क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं। क्लास 10 के स्टूडेंट बहुत ध्यान समझिएगा, जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्या हुआ कि इसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होगा? 2। हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2 के इक्वल होगा। इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल इसका समझिएगा, इसमें याद रखिएगा कि कम से कम मैक्सिमम ऑफ 3 टर्म्स होंगे। मैक्सिमम ऑफ 3, ये मैक्सिमम है, मींस 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 टर्म्स भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है छोटा सा, जैसे हम लोग को बहुत जगह पे मिलता है x² प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर कितना है? 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर यहाँ पावर कितना है? 2। यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 0 है। तो इसमें हाईएस्ट क्या हो गया? 0, 1 और 2 में 2 हाईएस्ट हो गया। जैसे ही देखेंगे कि पावर 2 हो गया, हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 2 हो गया, तो दिमाग में दौड़ना चाहिए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर पावर 1 हो गया तो दिमाग में क्या दौड़ेगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर। और अगर पावर 0 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? चलो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा जरूर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एकदम बहुत ही अच्छे से, जिसका डिग्री 2 होता है, हर जगह पे डिग्री 2 होना चाहिए, ये जरूर याद रखिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे जो आपका चैप्टर्स है उसमें वीडियो आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। उसे देखने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जब बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको उस वीडियो का अपडेट मिलता रहे। बेल आइकन नहीं दबाइएगा, आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे, फिर आपके जो सिलेबस है वो अधूरा रह जाएगा। सो पूरा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास में फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो लोग की भी इस लॉकडाउन में पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। आगे हम लोग मूव करते हैं। जो बच्चे नहीं लिखे थे वो स्क्रीनशॉट लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। जो फोर्थ है हमारा वो है क्यूबिक। फोर्थ कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जिसका डिग्री कितना के इक्वल होता है? 3। दैट इज कि हाईएस्ट पावर कितना होगा? 3। हाईएस्ट पावर कितना होगा? 3। जैसे एग्जांपल समझिएगा कि 9x³ माइनस 4x² प्लस 8x प्लस 4 प्लस 6। दैट इज, यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 टर्म मैक्सिमम पॉसिबल है, इससे ज्यादा हम लोग टर्म्स नहीं बना सकते। दैट इज मैक्सिमम ऑफ 4 टर्म्स। मैक्सिमम ऑफ 4 टर्म्स यहाँ पे पॉसिबल है। इसका एग्जांपल में यहाँ पे पावर कितना है? 3। यहाँ पावर कितना है? 2। यहाँ पावर कितना है? 1 और यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 0। अगर सिर्फ इसका, अगर हम लोग इसका हाईएस्ट पावर का बात करेंगे तो कितना होगा बच्चा लोग? 3। तो हाईएस्ट पावर अगर हमको 3 मिल रहा है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3। तो जैसे ही देखेंगे कि डिग्री 3 है तो इसका कौन सा पॉलिनोमियल हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर नेक्स्ट पार्ट क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट पार्ट क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। किसको कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? जिसका डिग्री कितना होगा? 4 के इक्वल होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा? हाईएस्ट पावर भी 4 होगा। क्यों? क्योंकि डिग्री और हाईएस्ट पावर दोनों इक्वल होता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया। इसका एक एग्जांपल देखिएगा, 10x⁵ प्लस 5x⁴ प्लस 6x³ माइनस 8x²। सॉरी, मैंने यहाँ पावर 5 कर दिया है।
इसका एग्जांपल देखिएगा, 10x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पे कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4 5। तो याद रखिएगा कि बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम ऑफ कितने टर्म होंगे? 5 टर्म। मतलब क्या, जितना डिग्री रहेगा उसमें +1 कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा इसी पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे डिग्री 4 था तो टर्म मिला 5, यहाँ डिग्री 3 था तो टर्म कितना मिला? 4। पहले जहाँ डिग्री 2 था वहां टर्म कितना मिला? 3। डिग्री 1 था वहां 2, डिग्री 0 था वहां 1। यहाँ पे पावर का बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे पावर 0। तो हाईएस्ट पावर HP किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा। तो डिग्री भी कितना होगा? 4 के इक्वल होगा। तो ये पॉलिनोमियल कौन सा हो जाएगा बच्चा लोग? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा? किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अब यहाँ से भी चीज हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ अगर 5x टू द पावर 0 रहेगा तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाता? कांस्टेंट। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाता? कांस्टेंट। अगर दो टर्म रहता 1 और 0 तो हम लोग इसको क्या कंसिडर फिर करते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास में 3 टर्म रहता मतलब 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 तो हम लोग इसको क्या कंसिडर करते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसमें सिर्फ इतना टर्म रहता हमारे पास में तो हम लोग इसको क्या कंसिडर करते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर ये पूरा है तो हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग इसे जरूर ध्यान से। जो बच्चे कॉपी नहीं किए हैं वो कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई और टॉपिक पे वीडियो बने तो वो जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि जल्दी जल्दी आपका जो पढ़ाई है वो चलता रहे, रुके ना कहीं पे भी। आगे देखते हैं, पॉलिनोमियल्स पे हम लोग डिस्कस कर लिए। पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग उसे 5 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। प्रैक्टिस कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। इस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये हो गए। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव कर, थोड़ा सा पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीच में डिफरेंशिएट देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स बारे में मैंने क्या बताया था कि पावर पॉजिटिव होना चाहिए, पावर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और पावर के फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। हम लोग कोई भी पावर, एक और चीज याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल्स के जो पावर होते हैं वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। सपोज कीजिए 9/x है तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर को हम लोग क्या लिखेंगे? 9x टू द पावर -1, और ये भी क्या हो जाएगा? पावर निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पावर पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में कुछ क्राइटेरिया नहीं है। वहां पे ये सारे केस वैलिड है। जो भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं जितना, वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वैलिड हैं। तो पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक में बेसिक यही डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल्स कहां से आता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है जिसमें हम लोग कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। 2-3 रिस्ट्रिक्शंस, जो इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस थे वो मैंने आपको आज की क्लास में करवा दिए। आगे बस कोई बहुत ज्यादा अगर उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा देते हैं तो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सफल हो जाएंगे, मिल जाएंगे, कोई बेसिक डिफरेंस नहीं रहेगा। इसीलिए पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आपको क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है, तो आपको उन तीनों पॉइंट्स को याद रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे का जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग कुछ क्लास 10 के क्वेश्चंस को डील करेंगे और फिर क्लास 9 के क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था हमारा पॉलिनोमियल्स का, उसमें हमने क्लास 9 का और क्लास 10 दोनों के बच्चों के लिए बनाया था, ताकि दोनों बच्चे ये पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सके और अपना पॉलिनोमियल्स का जो उनका पढ़ाई है वो स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, उसमें हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे और थोड़ा बेसिक लेवल में जाएंगे कि पॉलिनोमियल्स और हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं,
इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आपका बोर्ड में एकदम 95% गारंटेड हो जाएगा। याद रखिएगा एनसीईआरटी के हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस डील करेंगे, और हम लोग अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे उन क्वेश्चंस को भी हम लोग डील करेंगे। अगर वीडियो का अपडेट आप लोग पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने जो स्टूडेंट्स, आपके जो दोस्त हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन तक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि उनका भी पढ़ाई कंटिन्यू चलता रहे। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जल्दी जल्दी जो अपडेट है वो मिलता रहे। थैंक यू।